प्रीवियस क्लास में हम लोग क्लाइमेट के बारे में क्लाइमेट को डीपली डिस्क्राइब किए। हम लोग देखे व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, और हम लोग क्या देखे, बेसिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट और वेदर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्लाइमेट और वेदर को अपने प्यारे देश के रिस्पेक्ट में। ठीक है भाई, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स दैट एक्चुअली अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट। तो पहला क्या है हमारा, लैटिट्यूड। तो सबसे बेसिक बेसिक सा लैटिट्यूड कौन है, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, ऐसा लैटिट्यूड है दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है भाई, और हमारे देश से एक बीचों बीच एक लैटिट्यूड पास करता है, वो कौन सा है, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट इज 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसका क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इट ऑलमोस्ट डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, लगभग क्या कर रहा है, बीचों बीच से जा रहा है। ठीक है, ये वेस्ट में किसको टच कर रहा है, रण ऑफ कच्छ को टच कर रहा है, और ईस्टर्न पार्ट में ये मिजोरम से होते हुए जा रहा है। कई सारे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच करता है या फिर क्रॉस करता है ना। ये कौन सा है, गुजरात। ये कौन सा है, ये कौन सा, ये एमपी। हाँ, ये क्या है, ये उड़ीसा है, झारखंड है, उड़ीसा है। हाँ, ये क्या, हाँ छत्तीसगढ़। ये और इधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऐसा मैप दिमाग में रखने से तुम्हें याद रहेगा। इसका हम लोग एक टेक्निक भी सीखे थे, क्या था, हाँ क्या, मगरमच्छ झपटा। हाँ, मगरमच्छ झपटा में म क्या था, मध्य प्रदेश, ग गुजरात, र राजस्थान, ऐसा था ना, मगरमच्छ और झपटा। तो म से क्या था, एमपी मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से फिर म से मिजोरम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। याद रहेगा सबको, है ना। ऐसा बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे ना, तो इसको याद रखना आसान रहता है थोड़ा ज्यादा। ठीक है भाई, तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान भी रखेंगे। ठीक है भाई, तो टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इट ऑलमोस्ट डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू पार्ट्स। और वेस्टर्न पार्ट जो है इसका, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है वो रण ऑफ कच्छ है, एंड ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है इसका मिजोरम है। ठीक है भाई, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लगभग आधा इसके नॉर्थ में है और लगभग आधा जो है इसके साउथ में है। तो साउथ में का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग पूरे कंट्री की बात करें, सॉरी पूरे अर्थ की बात करें, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और इंडिया जो हमारा कहाँ है, यहाँ है ना, इस जगह पर है। नीचे क्या है इसके, इक्वेटर। अगर ये कैंसर है तो इसके बीच का एरिया क्या हो गया, ट्रॉपिकल एरिया हो गया ना, नहीं हो गया। और इसके ऊपर के एरिया को सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब इंडिया जो है इसका आधा पार्ट किधर है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो है ये, और ये जो कैप्रिकॉर्न है, यहाँ से लेकर के कैंसर के बीच का एरिया है ना, ये हॉट एंड ह्यूमिड एरिया होता है, क्योंकि सनलाइट यहाँ डायरेक्ट सनलाइट आता है नहीं। तो साउथ इंडियन लोग इसीलिए क्या होते हैं, थोड़ा डार्क कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है भाई, सनलाइट देखो जहां ज्यादा पड़ेगा, जो ट्रॉपिकल एरिया होगा, क्लाइमेट का इफेक्ट जो है वो लोगों के बहुत सारी चीजों के ऊपर पड़ता है, खान पान के ऊपर भी पड़ता है, नहीं पहनावा ओढ़ावा पे पड़ता है, सारा कुछ पड़ता है, कलर कम्प्लेक्शन पे भी पड़ता है। अब तुम देखो, इसीलिए साउथ इंडियंस उनका थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन होता है। जैसे जैसे नॉर्थ इंडिया की तरफ तुम आओगे, लोग थोड़ा फेयर कम्प्लेक्स होने लगते हैं, नहीं इसमें फिर और अपवर्ड जाइएगा और थोड़ा फेयर कम्प्लेक्स होने लगेगा, है ना। इसमें बहुत सारा चीज और भी मैटर करता है, जैसे एल्टीट्यूड भी मैटर करता है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे।
ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में नॉर्थ इंडिया जो है वो किधर पड़ता है, सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, और साउथ इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद लेटीट्यूड के बाद सेकंड चीज क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, इंक्लिनेशन। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग हिमालय क्षेत्र में जाएंगे तो हिमालय का हाइट, एवरेज हाइट क्या है, 6 किलोमीटर, इट इज अराउंड 6,000 मीटर। ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता जाता है, और जैसे जैसे हम लोग प्लेन्स में आते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना। समझ गए बात को। तो इसके बाद एक तो हिमालय हो गया, दूसरा एलिवेशन किधर है, और कोस्टल एरियाज में, कोस्टल प्लेन्स के साइड में माउंटेन है। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे, जो हम लोग फिजिकल फीचर्स देख रहे थे इंडिया का। ठीक है। इसके अलावा कुछ एक और भी है जो सेंट्रल पार्ट में। ठीक है भाई। अब इसका क्या रोल होता है एल्टीट्यूड का। अब देखो, जब तुम देखोगे सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड चलता है। सेवन डेजर्ट का नाम सब लोग सुने होंगे, है ना। तो सेवन डेजर्ट से कोल्ड विंड चलता है इंडिया की तरफ। अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया क्या होता, एक कोल्ड डेजर्ट में कन्वर्ट होता है। तो हिमालय दो काम कर रहा है। पहला, जो उधर का कोल्ड विंड है उसको क्या कर रहा है, वो सेंट्रल एशिया से आने वाला कोल्ड विंड को, उसके लिए बाउंड्री काम का काम कर रहा है नहीं। और दूसरा, जो इधर से मानसून जा रहा है, इधर से मानसून जा रहा है ना, इस मानसून को क्या करता है, ये मानसून के लिए अगर ये नहीं होता तो मानसून क्या करता है, क्रॉस कर जाता और तुम डेजर्टेड हो जाते। जैसे राजस्थान में यहाँ किनारे में अरावली था, अरावली जो है उसका हाइट कम हो गया तब मानसून क्या करता है, इसको पास कर जाता है ना। और यहाँ राजस्थान जो है डेजर्टेड हो गया। इसी तरह से हिमालय नहीं होता अगर, तो मानसून क्या करता है, इसको पास कर जाता है ना। तो बारिश तुम्हारे यहाँ होती है नॉर्थ इंडिया में, इतनी झमाझम होती है, नहीं होती। ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ हिमालय। ठीक है। तो हिमालय जो है ये दो काम कर रहा है एक ही साथ। पहला, जो कोल्ड विंड है उसके लिए बैरियर का काम कर रहा है, साथ ही साथ मानसून के लिए भी बैरियर काम करता है। और मानसून को बैरियर काम करने से क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में भयानक वाली बारिश होती है। ठीक है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्या है फैक्टर, प्रेशर एंड विंड्स। अब ध्यान देना, ये प्रेशर और विंड जो है ये पूरे अर्थ पर है। ठीक है भाई। तो ये क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट पूरे अर्थ पे हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। पहला क्या है, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। दूसरा, अपर एयर सर्कुलेशन। अब इन सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है। प्लेनेटरी विंड क्या है, प्लेनेटरी विंड ऐसा है जो पूरा प्लेनेट पे चलता है, थ्रू आउट ईयर चलता है। और जो प्लेनेटरी विंड्स है ये क्यों है, ये इसका रीजन हम लोग ये समझ सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। समझ गए, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से प्लेनेटरी विंड है। ठीक है। और ये किधर, कौन से समय में बह रहा है, समर सीजन में। कब बह रहा है, थ्रू आउट द ईयर। अभी बताया जस्ट, इसको सीजन से कोई मतलब नहीं होता है ना, एरिया वाइज कोई मतलब नहीं होता है, पूरा प्लेनेट पे बह रहा है और थ्रू आउट द ईयर बह रहा है ना। प्रेजेंट टेंस में रहो, एब्सेंट टेंस जाने की जरूरत नहीं है। दे ऑक्यूपाई एन एक्सटेंसिव एरिया ऑन द अर्थ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड। समझ में, इसको प्लेनेटरी विंड क्यों बोलते हैं, पूरा प्लेनेट पे एक साथ कार्यक्रम हो रहा है इसका, थ्रू आउट ईयर हो रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड प्लेनेटरी विंड। इसको हम लोग समझ लेते हैं कहाँ से कहाँ चलता है और क्यों चलता है। देखिए भाई, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनने का रीजन क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, कोई बता सकता है क्या। सन का जो रे है वो डायरेक्ट सन रे किधर पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है, इक्वेटोरियल एरिया में पड़ता है। तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा हमेशा। अब देखो भाई, ज्यादा टेम्परेचर होने से क्या होगा, जो हवा है, एयर जो है वो क्या होगा, गर्म होकर के किधर जाएगा, ऊपर है वो होगा ना, ऊपर होगा तो वो एरिया क्या हो, लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। ये कैसा होगा, पूरा इक्वेटोरियल जोन में बनेगा। समझ में आ रही है। इसीलिए इस जगह पे क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट बनता है। ठीक है। और ये कब बनता है,
समर सीजन में कब बनता है? थ्रू आउट द ईयर, अभी जस्ट समझाया था, है ना। सालों भर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है अर्थ का, कौन सा पार्ट लेता है? इक्वेटर ही लेगा, है ना। उसको समर विंटर तो मतलब नहीं है। कभी भी जो है वो इक्वेटर पे हमेशा डायरेक्ट सनलाइट मिलता है भाई, है ना। रेस्ट पार्ट जो है उस पे हमेशा इंक्लाइंड सन रे आता है, वो हमेशा इक्वेटर से कम ही टेम्परेचर गेन करेगा, चाहे टाइम कोई सा भी हो। समझ गए बात को? ध्यान यहाँ देना है, हमेशा ध्यान के देखिए। अभी क्या है, इसको इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट है, अब इसमें जो विंड का डायरेक्शन है वो इधर से इधर है और इधर से इधर है। अब ये हम लोग इसको कौन सा डायरेक्शन मानते हैं? ईस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट। ये सारा विंड जो है ना ईस्ट से वेस्ट बहता है, इसीलिए इसको हम लोग ईस्टर्लीज बोलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। चलिए ध्यान दीजिए, ये देखो भाई, यहाँ लो प्रेशर है तो लो प्रेशर की तरफ हमेशा विंड का डायरेक्शन होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली ऐसा अर्थ पे जो विंड जो बहता है, इसका रीजन भी क्या मानते हैं? कभी मान लो जैसे साइक्लोन वगैरह आंधी आंधी आता है, इसका क्या रीजन मानते हैं? किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जब ज्यादा जो है टेम्परेचर पड़ता है तो क्या होता है, वहां का विंड वार्म होके ऊपर उठता है। ये जगह क्या हो गया, लो प्रेशर बेल्ट बन गया। जिधर हाई प्रेशर बेल्ट है उधर से हवाएं क्या होती है, इधर रश करती है, किधर? लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, है ना। इसी को हम लोग आंधी बोलते हैं, तूफान बोलते हैं, नहीं। यही रीजन बनता है साइक्लोन का भी। और ये अलग अलग कारणों से भी हो सकता है। जैसे हम लोग सड़कों पर देखते हैं क्या, कोई हैवी व्हीकल जैसे ट्रक वगैरह पास करता है, ऐसे पास किया तो क्या होता है इसके पीछे में, है ना, डस्ट रस करता है, या पेपर लीव्स ये सब रस करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये टेम्परेचर से ये उठ गया ऊपर, हाँ। नहीं, यहाँ पर जो है ये ट्रक जो है ना, ये इस जगह को खाली कर दिया, ये इसको धक्का दे करके एयर मॉलिक्यूल्स को आगे निकल गया, तो इसके पीछे जो है ना ये एम्प्टी स्पेस क्रिएट करता है। इसको फिल करने के लिए सराउंडिंग का एयर इधर रस करता है। जो सराउंडिंग का एयर रस करता है ना, तो वो अपने साथ लीव्स डस्ट पेपर ये सब ले करके रस करता है। इसीलिए तुमको दिखेगा कि कोई हैवी व्हीकल्स आगे जा रहा है तो पीछे से सब उसकी तरफ रश करता हुआ दिखेगा। इसका रीजन ये होता है, यहाँ टेम्परेचर नहीं। तो हर जगह एक ही दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ यहाँ भी यही रीजन होता है। समझ गए भाई? लेकिन बाकी जब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो यहाँ जो भी विंड का ब्लो होना है वो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। ठीक है भाई। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनता है, तो मिड लेटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ विंड चलता है, और ये हमेशा ईस्ट से वेस्ट चलता है, इसीलिए हम लोग इसको ईस्टर्लीज बोलते हैं। समझ बात आ गई? अब ये दिमाग में रहेगा इसका नाम ईस्टर्लीज क्या है, क्यों है, ईस्टर्लीज कहाँ बह रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ से एयर, अब ये हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है ना, तो यहाँ से विंड इधर बहता है ना, इस साइड। इसका डायरेक्शन ऐसा होता है, इसको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है इसको। ठीक है। अब देखो ये क्या है, वेस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है। इस वाले जोन में इसको वेस्टर्लीज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ वेस्ट से ईस्ट की तरफ एयर का डायरेक्शन है ना। इसमें उल्टा है, इसमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बता सकता है भाई, है ना। ये क्या ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट है, ये इसलिए ईस्टर्लीज हो गया। ये क्या है, वेस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है। ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, इसलिए इसको वेस्टर्लीज बोल रहे हैं। ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज में समझ में आया डिफरेंस? किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है तो बोलिए। पोलर रीजन में जो विंड बह रहा है उसको पोलर विंड्स बोलते हैं, और ईस्टर्लीज हो गया जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ आता है। ठीक है। वेस्टर्लीज हो गया जो मिड लेटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाता है। ठीक है। समझ बात आ गई? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ईस्टर्लीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसका डायरेक्शन ईस्टर्लीज का क्या है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। समझ गए बात को? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्लीज बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज जो है हमारा क्या हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ब्लो हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद पोलर विंड्स। ठीक है भाई। तो ये किधर बह रहा है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से बहता है,
सब पोलर लो प्रेशर की तरफ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर विंड बोलते हैं, क्योंकि पोलर रीजन से बहता है। तीनों याद रहेगा, ईस्टर्लीज याद रहेगा, वेस्टर्ली याद रहेगा और पोलर विंड याद रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर तुमसे कोई पूछे कि पोलर विंड जो है उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो क्या होता है, उसका डायरेक्शन ये याद रखो। और इसका डायरेक्शन याद रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्यों मुश्किल काम नहीं है, अभी समझाता हूँ। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट, ये क्या हो गया, ईस्ट। ठीक है, तो पहला हमको पता है कि ये ईस्टर्लीज है, ईस्ट टू वेस्ट। अगर याद रखने में किसी को परेशानी है तो बताओ, कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या भाई? ये ईस्ट टू वेस्ट आएगा ना, इधर क्या है फिर, इधर से इधर आना है। क्या डायरेक्शन बनाएंगे ऐसा? क्यों नहीं बनाएंगे ऐसा? क्योंकि अगर ऐसा बनाएंगे भाई साहब, ये वेस्ट है और ये ईस्ट हो जाएगी, इसको वेस्टर्लीज बोलेंगे तब। इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या है इसका, ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए। एरो का डायरेक्शन सही दिया हूँ? कैसे कंफ्यूज कर जाते हो? ये लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर में एयर आएगा, तो ये डायरेक्शन क्या है, सही है। इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा ना, समझ बात आई? तो दो चीज का ध्यान रखना, पहला एरो का डायरेक्शन। एरो का डायरेक्शन क्यों? क्योंकि एरो का डायरेक्शन मैटर करता है। अभी ठीक है देखो, नहीं ठीक है अभी, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ये ईस्टर्लीज का साइन नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए एरो मार्क करना मैंडेटरी। अब समझ में आ गया? ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा परफेक्ट हो गया। क्यों परफेक्ट हो गया? क्योंकि हाई से लो की तरफ एयर, तो डायरेक्शन भी हमारा एयर एरो का सही है। दूसरा, ये ईस्टर्लीज है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट भी दिखा। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा, अब तुमको याद रखने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे कर देना है ना। एक भी अगर ध्यान में है तो तुम्हारा आगे बस इसको याद रखना। और इसका देखो, पहला का ये एक दूसरे के साथ है, अगला का ये टिप एक दूसरे के साथ है। ठीक है, अब ये फिगर कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ बात आ गई? और एरो कैसा है, ये देखो, एक एरो ऐसा है, दूसरा एरो ऐसा है, बस इसको याद रखो। अगर इससे बाहर निकल के देखो, ये एरो, इसको ऐसे, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, ऐसे याद रखो। अब इसमें पहला एरो ऐसा, दूसरा एरो ऐसा, तीसरा एरो ऐसा, याद रहेगा? याद रहेगा, एक ऐसा, दूसरा ऐसा। इस वाले में एक ऐसा, दूसरा ऐसा और ऐसा, याद रहेगा, है? और समझ भी जाओगे आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं है इसको समझने में भी। ठीक है, फिगर को दिमाग में से फोटो खींच के दिमाग में स्टोर कर लो। समझ गए? पोलर विंड का डायरेक्शन क्या होता है भाई, पोलर विंड का डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट याद रखेंगे, है ना। ईस्ट टू वेस्ट जा, लेकिन उसको ईस्टर्ली नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग पोलर विंड बोलते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है भाई, अब इंडिया के बारे में, हमारे प्यारे भारत के बारे में देखते हैं। हमारा प्यारा भारत का लोकेशन क्या है? अब ये पूरे अर्थ की बात थी, है ना। तो हमको पोलर विंड मिलेगा सालों भर, मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा कंट्री पोलर रीजन में नहीं है भाई। हमारा कंट्री या तो ट्रॉपिकल रीजन में या तो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। उधर जो विंड है उसी का हमको लाभ मिलेगा। तो हमको या तो ईस्टर्लीज मिलेगा या फिर वेस्टर्लीज मिलेगा। समझ बात आ रही है? साउथ इंडिया को क्या मिलने वाला है, ईस्टर्लीज मिलने वाला। नॉर्थ इंडिया को क्या मिलने वाला है, ये तो समझ में आ रहा है अच्छे से ना। क्योंकि ये मैटर करता है कि आपकी कंट्री का पोजीशन अर्थ पर कहाँ है। ठीक है, तो नॉर्थ रीजन जो है इंडिया का, वो किधर है? हाँ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है, ये ट्रॉपिक ऑफ, कौन सा, ये क्या है, कैंसर ही तो है ना। इसके ऊपर जो था वो क्या था, इसके ऊपर जो था ये क्या था, वेस्टर्लीज था, नहीं था। तो हम एक तरफ जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वो वेस्टर्लीज के चक्कर में है, और साउथ इंडिया जो है वो ईस्टर्लीज के चक्कर में है। ये समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। हाँ, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है? अभी पूरा अर्थ में कंप्लीट एरो बना के दिखाया था ना, कि ताकि तुम्हें कभी जीवन में कंफ्यूजन ना हो। एक एरो ऐसा बनाया,
एक एरो ऐसा बना है ना, तब भी कंफ्यूज कर रहे हो, फिर ऐसा ऐसा बना दिया, तुम भी ऐसा ऐसा दिमाग में ऐसा बना लो ना, ऐसा ऐसा हो गया, कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। ठीक है भाई। इंडिया का साउथ में जो है, ठीक है, अब है यहाँ पे एक टर्म आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, है ना, या फिर एक लॉ आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उस लॉ को, क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, आगे चल हम लोग उसको फेरल्स लॉ बोलते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट मैप है तुम्हारा, इसको हम लोग देख ही चुके हैं, इसको ऐसे याद रखना है ना, ऐसे करके, इधर से ये है, इसको ऐसे याद रखना है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है भाई, समझ गए। और ये जो इसका ब्लू है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, हमेशा इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फेडल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। फेडल्स लॉ क्या, सब कुछ समझ में आ गया, किसको बोलते हैं फेडल्स लॉ को, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हमेशा विंड का ब्लो होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को फेडल्स लॉ बोला जाता है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना है कुछ चीज को, कि जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, ये कहाँ ओरिजिनेट हो रहा है, मोस्टली ये लैंड मास में ओरिजिनेट हो रहा है। लैंड मास में ओरिजिनेट जो होगा, तो उसमें क्या होगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगा, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, कहाँ से आएगा, दिमाग चलाना है थोड़ा सा। वो हवाएं जो समंदर से उठती हैं, वो लोडेड होती है किससे, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से। लैंड मास से जो हवा उठेगा, उसमें कहाँ से आएगा ह्यूमिडिटी, कहाँ से आएगा मॉइस्चर, इसीलिए जो तुम्हारा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है ना, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, क्या समझे। इंडिया के साउथ से जो विंड आएगा, वो लोडेड होगा ना, इंडिया के साउथ से तुम्हारे अंदर मानसून आता है, लोडेड विंड है, घमासान बारिश कराता है। और ऐसा कोई लैंड मास से कोई एयर आएगा, तो उसमें क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, उससे तुम फिर क्या एक्सपेक्टेशन करोगे बारिश का, कुछ नहीं, ठीक है। दैट्स वाई दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर, वाई, बिकॉज दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैंड मासेस, है ना, ठीक है। इसीलिए इससे बारिश क्या होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है, समझ गए। समझ गए। अब इंडिया में उस चक्कर में क्या होना चाहिए, पूरा डेजर्टेड होना चाहिए, लेकिन इंडिया क्या करता है, अपने ऊपर में हिमालय को रखता है, और सारा कहानी बदल जाता है। सोचो एक हिमालय हो जाए, नहीं तो तुम्हारा लेटीट्यूड का हिसाब किताब, जो उसके हिसाब से तुम्हारे अंदर जो स्टर्लीज है, वो विंड आना चाहिए, और उससे तुम्हारे यहाँ कोई बारिश होने वाली नहीं थी। तुम्हारे यहाँ गेम को कौन पलट रहा है, हिमालय, वो स्टर्लीज को रोक देता है ना, और वेस्टर्लीज को अलाउ करता है, नहीं, मानसून को अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है, मानसून को अलाउ करता है, ठीक है। और फिर अगर वहां पर भी ना रहे हिमालय, तो वो भी तुम्हारे किसी काम का नहीं होता, ठीक है। अब समझना इसको क्या होता है, विंटर के समय में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया बनता है किधर, नॉर्थ ऑफ द हिमालय, ठीक है। कब बनता है, हाँ। अब देखो, समझना जरा सा, कोल्ड ड्राई winds blow from this region to the low pressure areas over the ocean to the south, उधर से विंड किधर आएगा, इधर आएगा, फिर समर में किधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा, बीच में रोकेगा कौन उसको, हिमालय, हिमालय रोक के हमको घमासान बारिश देता है, ठीक है। इन समर a low pressure area develops over interior Asia as well as over north western India, पूरे एरिया में क्या हो रहा है, अब लो प्रेशर एरिया हीट की वजह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर,
अब जो विंटर में विंड का डायरेक्शन ऐसा था, वो समर में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, होगा ना। विंटर में जो विंड इधर से इधर आ रहा था, वो समर में रिटर्न होगा, रिवर्स करेगा अपना पाथ। लो प्रेशर से हाई प्रेशर की, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशियन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। जो डायरेक्शन दिखाया हूँ, क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टुवर्ड्स द, देखो डायरेक्शन कैसा बदलेगा, ऐसा बदलेगा ना। क्यों ऐसा बदला, कौन बताएगा ऐसा बदलेगा? नहीं, ऐसा डायरेक्शन क्यों बदलेगा, ऐसा जाते रहेगा ना सीधा, ऐसा ऐसा ना जाके ऐसा क्यों बदला? अभी क्या बताया था, इसीलिए तो बोलता हूँ दिमाग में रखो। ये है अर्थ, ये है इक्वेटर। तो अभी विंड का डायरेक्शन क्या बताया, एक ऐसा बताया था, ऐसा बताया था, ऐसा बताया था ना। ये जो विंड है, इसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ जाके चेंज हो रहा है ना, इधर जा रहा है ना। ये विंड कोई ऐसा थोड़ी जा रहा है, सीधा थोड़ी जाता है। इधर से जो विंड आ रहा है वो भी उसका डायरेक्शन चेंज होगा, इधर से जो विंड जाएगा उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अब समझ में आ रहा है क्यों चेंज हो रहा है, समझ में आया? इक्वेटर को जैसे ही क्रॉस करते हैं, विंड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है भाई। विंड जो है कभी भी स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करता, इसको जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे थे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड बोलते हैं। अब ये हिमालय नहीं है, क्या होगा, इमेजिन करो हिमालय नहीं है, कहाँ जाएगा, देखो लो प्रेशर एरिया जहाँ शो कर रहा हूँ वहां जाएगा, और उस एरिया में जाके भयानक वाली बारिश कराएगा। होता क्या है, हिमालय उसको बैरियर की तरह रोक देता है, और हमको क्या मिलता है, जबरदस्त झन्नाटेदार बारिश। ठीक है, ठीक है। और हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया क्या होता है, मानसून से बारिश पाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट कंडीशन है अपर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, अब है कि अपर एयर सर्कुलेशन जो है ये डोमिनेटेड है किससे, वेस्टर्ली फ्लो से। जेट स्ट्रीम जो है इसका एक मेजर कंपोनेंट होता है, और जेट स्ट्रीम क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा देखें। ठीक है, जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम देखने के लिए मिलता है समंदर में। कहाँ मिलता है देखने के लिए, कहाँ के लिए मिलता है, कहाँ के लिए मिलता है, समंदर में। कहाँ के लिए मिलता है, हाँ, उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, हाँ। ठीक है भाई, जेट स्ट्रीम क्या होता है समझिए जरा। एक नैरो बेल्ट, ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड कितना है, हाँ, जिस हाइट पे एरोप्लेन चलता है ना, समझ गए। तो इसका हाइट क्या है, 12,000 मीटर, लगभग 12 किलोमीटर ऊपर हमारे एटमोस्फेयर में। ठीक है, कितना ऊपर है, और उतना ऊपर जो चल रहा है उसका इफेक्ट भी पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट, सोचो जरा, है ना, समझ गए। और इसका स्पीड क्या है, ये विंटर टू समर क्या करता है, वेरी करता है। समर में इसका स्पीड वो 110 रहता है, और विंटर में इसका स्पीड 184 रहता है। अगर उस स्पीड से यहाँ आ दिया जाए तो सब कुछ उड़ा देगा, ये ध्यान रखना, है ना। और ऐसा बहुत सारा जेट स्ट्रीम से वहां देखो, और हमेशा देखो वो सारा बाउंड्री पर ही है। किसके बाउंड्री पर है, जो ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज का बाउंड्री है, नहीं है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो बाउंड्री है उसी जगह पर जेट स्ट्रीम है। नोटिस करो थोड़ा सा, है ना। इसको मान लो ये इक्वेटर है ना, ये कैंसर है ना, ये आखिरी सर्किल मान लो इसको, ऐसा मान लो, ऑलमोस्ट इसी रेंज में है ना। इसी जगह पर हम लोग एरो बनाते हैं ना, भाई इस जगह पर एरो जो बना दिया, बनाते हैं ना। अरे बोलो ना भाई, ऐसा नहीं बना रहे हैं। ये देखो सारा बॉर्डर एरिया में चल रहा है ये, इसको ध्यान रखना थोड़ा। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया।
समझ में आ गया सबको? जेट स्ट्रीम्स क्या है? ये विंड का एक पट्टी है जो तुम्हारे धरती से 12 किलोमीटर ऊपर बहुत हाई स्पीड से बह रहा है। इसका अलग अलग सीजन में अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग स्पीड नोटिस किया गया। जैसे समर के सीजन में इसका स्पीड क्या रहता है? 110 रहता है। विंटर में स्पीड अप हो जाता है और ये एवरेज स्पीड इसका क्या देखा गया? 184 तक है। ठीक है भाई, समझ में बात आई? अब लिखा था मोस्ट कांस्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। ये मोस्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वेरिएशंस में रहता है। जैसे कोई एक फिक्स लोकेशन नहीं कि इसी लाइन से जाए, ये अपना पाथ चेंज करते हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट कांस्टेंट है वो ये। ठीक है भाई, समझ गए बात को? और जो ये मोस्ट कांस्टेंट है इसका लोकेशन क्या है? ये अप्रोक्सीमेटली ओवर 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी कैंसर से थोड़ा ऊपर। ये देखो, ये कैंसर का पट्टी है, कैंसर से थोड़ा ऊपर। ये जो है मोस्ट कॉमन है, जो कि अपना पोजीशन फिक्स रखता है। समझ गए बात को? ये ऐसा जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? इसलिए सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब इसका नाम देखो, सब ट्रॉपिकल नाम क्यों दिए? सब ट्रॉपिकल एरिया में बह रहा है ना। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्यों दिए? क्योंकि उधर वेस्टर्ली विंड बहता है ना। और जेट स्ट्रीम, समझ में आता है? इसका नाम ऐसा क्यों है? जिसको जहां दिक्कत होगी बोलना। ठीक है ना। ओवर इंडिया दी जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज। तो हमारे देश में इसका लोकेशन क्या है? साउथ ऑफ द हिमालय। इसका मतलब नॉर्थ ऑफ, ऑलमोस्ट नॉर्थ ऑफ द इंडिया। इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो हिमालय का साउदर्न पार्ट है। ठीक है भाई, ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। अब ये ऐसा है कि देखो भाई, कभी कभी ये क्या करता है, अपना डायरेक्शन और पोजीशन भी बदलता रहता है। जेट स्ट्रीम नदी की तरह नहीं जिसका रास्ता फिक्स है ना। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये कुछ एक टर्म जो ज्योग्राफी का है ना, उसको थोड़ा अलग से भी रिसर्च करना चाहिए, है ना। एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ पार्ट समझ गए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट क्या हो गया? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट क्या हो गया? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट क्या हो गया? ये पार्ट हो गया ना, ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। ठीक है, ये याद रखना है। क्या याद रखना है? वेस्टर्न साइक्लोनिक विंड्स। ठीक है भाई। इन समर द सब ट्रॉपिकल, अभी जस्ट चर्चा किया कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या था। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। यानी सन के मूवमेंट के साथ इसमें फ्लक्चुएशन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? इज नॉट द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द सन, इट इज द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ठीक है, पूछे कहा। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये मूव होता है किधर? हिमालय के नॉर्थ की तरफ, जैसे जैसे सन का मूवमेंट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। निश्चित तौर पर सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम किधर देखने को मिलेगा? साउथ ऑफ द इंडिया। ठीक है भाई। It blows over peninsular India approximately over 14 degree north during the summer months। समझ गए? कब देखने को मिलता है? समर में और 14 डिग्री नॉर्थ में। इंडिया में 14 डिग्री साउथ क्यों नहीं लिखते हैं, कौन बताएगा? क्योंकि वो इक्वेटर के नॉर्थ में। यस, पूरा का पूरा इंडिया ही हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए इसमें हम लोग किसी भी लेटीट्यूड में साउथ नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ठीक है भाई, बगल में एक सी है, उसका मेडिटेरेनियन सी नाम है, और इस सी का इसमें रोल है ना। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फेनोमेना। इसको अच्छे से समझेंगे कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या है एक्चुअली। ठीक है,
इट इज, चलिए भाई, तो ट्रॉपिकल, सॉरी सॉरी, थोड़ा पीछे जाएंगे हम लोग। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या, एक्चुअली डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस है क्या, यहाँ प्लेनेटरी विंड के अगेंस्ट ये विंड चलता है, और ये विंड किधर बहता है, विंटर मंथ में, और ये मेडिटेरेनियन सी से आता है। ठीक है भाई, इसका इन्फ्लुएंस किधर होता है, यस, इंडिया का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में होता है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि जो इस तरह का डिस्टर्बेंसेस है, क्या इससे साउथ इंडिया को कोई मतलब है भाई, कोई मतलब नहीं है। तो इसको ध्यान में रखना है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस जो है, इसका इफेक्ट किधर आ रहा है, नॉर्थ इंडिया में आ रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, अब हो रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर। दो टाइम में हो गया, एक मानसून के टाइम में हो गया। मानसून का टाइम समझ में आ रहा है, किस टाइम में मानसून एंट्री करता है, इंडिया में मानसून एंट्री करता है मोस्टली जून में। यस, जून का फर्स्ट से लास्ट वीक के बीच में कभी भी एंट्री कर लेता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये दो टाइम में हम लोग देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो टाइम में क्रिएट हो रहा है। कब कब, एक मानसून के टाइम में और दूसरा अक्टूबर और नवंबर के टाइम में। ठीक है, और और ये पार्ट किसका है, ईस्टर्ली फ्लो का पार्ट, हमेशा याद रखें, ये किसका पार्ट है, ईस्टर्ली फ्लो का पार्ट। ठीक है, और ये बैडली इफेक्ट करता है किसको, कोस्टल एरिया को। इसका इफेक्ट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसका इफेक्ट नॉर्थ इंडिया को बहुत ज्यादा मिलता है ना, सही बात, दिमाग को इसलिए प्रेजेंट टेंस में रखना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन से बैडली इफेक्ट कौन होता है, कोस्टल एरियाज। ठीक है भाई, समझ गए बात को, याद है, कोई दिक्कत है भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास।